हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। लालू सिंह एंड आर्यन नेगी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बाईचन ईस्टर्न सेज का रूप लेके बीजिंग आ गया होता है। जैसे ही सारी बड़ी फैमिलीज के लोग सुनते हैं कि ईस्टर्न सेज आए हुए हैं, वो उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए आ जाते हैं। बाईचन सोच रहा होता है मेरी डिस्गाइज की टेक्निक है ही थी कमाल की कि कोई भी मेरे को पहचान नहीं पाएगा। तभी ली फैमिली और जाओ फैमिली के लोग अपनी फैमिली के लोगों के बारे में बताते हैं जो कि बीमार है और ईस्टर्न से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए। बाईचन सोच रहा होता है तुम लोग जियो या मरो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे उस कमीने टोनी स्टार्क को मारने के लिए आया हूँ और तुम लोग मेरे प्लान में सिर्फ से डिले कर रहे हो। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ईस्टर्न सेज की ऐसी इमेज है ना कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कभी भी किसी का इलाज करने से मना नहीं करेंगे। इसी वजह से बाईचन मजबूरी में आके उन लोगों को हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी शो के लिए अपना मेकअप करा रहा होता है। ईहान उसको बताती है तुम्हारे जो मास्टर है ना ईस्टर्न सेज, वो अभी बीजिंग आए हुए हैं। शॉक्ड होते हुए टोनी बोलते हैं क्या ईस्टर्न सेज, तुम मेरे मास्टर ईस्टर्न सेज के बारे में बात कर रही हो? वो बीजिंग आ गए, मेरे को ही नहीं पता। ईहान बोलती है हाँ आज वो ना सुबह ही बीजिंग आए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे मास्टर तो इतने कमाल के हैं कि उन्होंने आने से पहले ना किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जब वो तुम्हारा पोस्टर देख रहे थे ना, तब उनको एक बड़ी फैमिली के मेंबर ने पहचान लिया और उसके बाद में पूरी की पूरी बीजिंग ने ना उनको रिस्पेक्ट शो करी। अभी वो जाओ फैमिली और बाकी सारे फैमिली के पेशेंट्स को ना ठीक कर रहे हैं। ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि तुम्हारे मास्टर जस्ट बीजिंग आए और उन्होंने बाकी सारे लोगों को ठीक करना भी स्टार्ट कर दिया। तुम्हें पता है डिवाइन डॉक्टर बाईचन ना किसी को भी ठीक करने से पहले बहुत ही नखरे करता था। वो बहुत ही बड़ी कीमत लेता था और वह शो करता था कि उसने कोई बहुत ही महान काम कर दिया। लेकिन हमारे ईस्टर्न सेज तो इतने राइटियस है कि उन्होंने जैसे ही सुना ना कि कुछ लोग बीमार है, वो उनकी हेल्प करने के लिए निकल गए। और पता है वो तो फैमिली का ना स्टेटस भी नहीं देख रहे, चाहे कोई फैमिली बड़ी हो या छोटी हो, सभी की हेल्प कर रहे हैं। पूरा बीजिंग ना उनके आने की वजह से बहुत ही खुश है और तुम्हारे मास्टर को लेके सभी लोग ना काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी हो चुके हैं। टोनी सोच रहा होते ईहान आखिर ये क्या बोल रही है, अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि ईस्टर्न सेज कभी बीजिंग आ ही नहीं सकते। असल में तो मेरा कोई मास्टर है ही नहीं। ईस्टर्न सेज तो मेरे दिमाग की सोच थी। मैंने एक कैरेक्टर को बिल्ड किया ईस्टर्न सेज नाम का जो कि मेरा मास्टर है। तो फिर आखिर ऐसे में मेरा कैरेक्टर मेरे दिमाग से बाहर निकल के आ कैसे गया? मुझे पता है कि आखिर ये बंदा कौन हो सकता है। ये पक्का से वो कमीना डिवाइन डॉक्टर बाईचन होगा। उस कमीने के जो डिस्गाइज की टेक्निक है ना वो बहुत ही कमाल की है। जिंदगी भर उस बंदे ने ना अपने चेहरे के ऊपर नकली मुकुट रखा है, यहाँ तक कि उसको पहली बार देखने के बाद मैं भी नहीं पहचान पाया था कि वो उसका डिस्गाइज है। तो फिर आखिर बाकी फैमिली के लोग कैसे पहचाने कि वो मेरा मास्टर नहीं है? पक्का से वो यहाँ पे आया होगा मेरा ही मास्टर बन के मेरे को मारने के लिए। अब उस बेचारे को क्या ही पता कि मैं तो कोई मास्टर है ही नहीं, मेरा मास्टर तो मैं खुद हूँ। टोनी बोल रहा होता है मेरे मास्टर ऐसे ही है। तुम्हें पता है जब से उन्होंने सुना होगा ना कि मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए होंगे। और डिवाइन डॉक्टर बाईचन भी तो अभी तक नहीं मारा गया ना, वो अभी तक तो फरारी चल रहा है। तो शायद से इसी वजह से वो बीजिंग आए होंगे ताकि किसी भी टाइप के खतरे से ना वो मेरे को प्रोटेक्ट कर सके। मेरे मास्टर ने मेरे को बचपन से बड़े होते हुए देखा है और वो बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। अगर कभी मेरे सेफ्टी के ऊपर बात आती है ना तो सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ उनकी ये भी आदत रही है कि वो कभी भी किसी का इलाज करने से मना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से वो पहले लोगों का इलाज करेंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। ईहान बोल रही होती है सच में तुम्हारे मास्टर ना कितने ग्रेट है, काश मेरे पास भी तुम्हारे से केयरिंग मास्टर होते। वहीं जो वैंक्यू होते हो वहीं पे बैठे बैठे उन लोगों की बातें सुन रही होती है। वैंक्यू सोच रही होती है ईस्टर्न सेज बीजिंग आ गया और उसका मेन मोटिव है कि उसको टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईस्टर्न सेज का यहाँ पे आना हमारे प्लेन के ऊपर पानी फेर दे। टोनी स्टार्क खुद इतना चालाक और इतना पावरफुल है ना कि उससे पंगा लेना हम लोग के लिए भारी पड़ रहा था। अभी तक तो हमारे सारे के सारे प्लान्स इसने अकेले ही फ्लॉप कर दिए थे और अब हमारे प्लान्स के ऊपर पानी फेरने के लिए इसका मास्टर भी आ चुका है। अगर टोनी स्टार्क इतना तेज और पावरफुल है तो आखिर इसका मास्टर कितना पावरफुल होगा? लगता है कि हम डाकवे वालों के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। अगर मेरे को टोनी स्टार्क को मारना है तो ईस्टर्न सेज का क्या करना है ना ये देखना होगा, क्योंकि इन मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी को साथ में रहते हुए एलिमिनेट कराना बहुत ही मुश्किल है। फिर जो वैंक्यू होते वहाँ से उठ के जाने लगती है। कियानी बोल रही होती है सिस्टर क्यों आखिर आप कहाँ पे जा रहे हो? जल्दी हमारा ड्रामा स्टार्ट होने वाला है, एटलीस्ट अपना मेकअप तो कंप्लीट करके जाओ। क्या हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? आप बहुत ही परेशान सी लग रही हो। वैंक्यू बोल रही होती है वो क्या है ना मेरा सर थोड़ा सा भारी हो गया था, ड्रामा को लेके मैं कल रात तक रिहर्सल कर रही थी, इसी वजह से मेरा सर काफी दुख रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ ताजी हवा लेने के लिए। अंदर बैठे बैठे मेरे को घुटन सी फील हो रही है। फिर जो वैंक्यू होती है वहाँ से बाहर चली गई होती है। कॉल करते हुए वैंक्यू बोलती है मैं डूम्सडे बात कर रही हूँ, हमारे प्लान के अंदर हम लोग को चेंजेस करने होंगे। डार्क वेब में मेरे पास में जितनी भी टीम है ना वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाओ,
हमारा टारगेट चेंज हो चुका है। अब हम टोनी स्टार्क को नहीं बल्कि उसके मास्टर को मारेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को इजी टारगेट को मारना है तो पहले हम लोगों को हार्ड टारगेट को खत्म करना होगा। अगर हम लोग अभी टोनी स्टार्क को मारने के लिए गए तो ईस्टर्न सेज उसको बचा लेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने ईस्टर्न सेज को मारा तो टोनी स्टार्क उसको नहीं बचा पाएगा। जितने भी हमारे पास में बारूद, गन्स और बाकी चीजें है ना, वो लेके टोनी स्टार्क के शूटिंग एरिया पे आ जाओ। हमें ईस्टर्न सेज के ऊपर एक फुल फ्लैश अटैक करना है। सीन चेंज होता है, हमें फिल्म सिटी का सीन दिखाया जाता है। कियानी बोल रही होती है, सिस्टर की आपको पता है हमारा नया वाला राउंड बहुत ही कमाल का होने वाला है। हम सभी लड़कियों को ना छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और हर एक ग्रुप के पास में अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, जिसको हमारे डायरेक्टर स्टैलिन ने लिखी है। आज इस ड्रामा कंपटीशन के अंदर जो जितना अच्छा करेगा वो उतना ही आगे जा पाएगा। मैंने सुना है कि ड्रामा कंपटीशन के थ्रू ना टॉप 30 को चूज करने वाले हैं, इसी वजह से सभी लोग इस कंपटीशन के अंदर अपना बेस्ट देंगे। सिस्टर क्यों, आखिर आपको कैसे स्क्रिप्ट मिली है? वैन क्यों बोल रही होती है, मेरे को तो एक स्पाई ड्रामा की स्क्रिप्ट मिली है। कियानी बोल रही होती है, सिस्टर क्यों आप तो बहुत ही पॉपुलर हो, सभी को पता है कि अगर टॉप 3 होगा ना तो उसमें से पक्का से आप एक हो। अगर आप ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं भी करोगे ना तो भी जो फैंस है वो आपको आगे लेके जाएंगे ही, और उसमें भी आपको तो स्पाई ड्रामा मिला है, आप पक्का से इसमें कमाल कर दोगी। आपके जो कोल्ड एक्सप्रेशन है ना वो तो बहुत ही कमाल के लगते हैं, और स्पाई के भी तो कोल्ड एक्सप्रेशन ही होते हैं। मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो बस प्रे करी थी काश मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन कर पाती। अगर मैं आपके ग्रुप में एक मेड का भी रोल करूंगी ना तो मैं पक्का से टॉप 30 में तो आ ही जाऊंगी। लेकिन आपके ग्रुप में तो आने के लिए और भी काफी सारी बेहतरीन लड़के कम्पीट कर रही है, मेरे को तो कहाँ से ही मौका मिलेगा। वैन क्यों सोच रही होती है, स्पाई ड्रामा को ना मैंने जानबूझ के चूज करा था, क्योंकि स्पाई ड्रामा के अंदर हम लोगों को प्रॉप्स मिलते हैं जैसे कि गन्स और बॉम्ब्स। मेरे को पता है कि जो ये ड्रामा की शूट है ना वो फिल्म सिटी में होने वाली है, और फिल्म सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे सपोर्टिंग मेंबर्स भी आते हैं। काफी सारे लोग प्रॉप्स लेके आएंगे और काफी सारे लोग हमारे सोल्जर बनने की एक्टिंग करेंगे, और ये जगह बेस्ट है अपने डार्क वेब के मेंबर्स को ना अंदर घुसाने की। टोनी स्टार्क को नहीं पता कि उसने अपने मास्टर को मारने की अपॉर्चुनिटी हम लोग के हाथों में दे दी है। जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है ईस्टर्न सेज फिल्म सिटी की तरफ ही आ रहा है, और ऐसे में मेरी टीम भी तैयार है अपने सारे के सारे प्रॉप्स को लेके। अगर मेरे को खुद को बचाना है तो मेरे को ना कुछ आम लोगों को भी लेना होगा, जिनका हमारे डार्क वेब के लोगों से ना कुछ भी लेना देना नहीं, और कियानी इसके लिए बहुत ही टारगेट है। वैन क्यों बोल रही होती है, ठीक है कियानी तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो, आखिर तुम्हें पूछने की जरूरत भी क्या थी, तुम तो इस पूरे कंपटीशन में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। खुश होते हुए कियानी बोल रही होती है, सिस्टर क्यों आप तो बहुत ही अच्छी हो, आपने मेरे को मौका दिया कंपटीशन में आगे जाने का, आपके इस फेवर को ना मैं कभी नहीं भूल सकती। आगे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। अब वैन क्यू का स्पाई ड्रामा स्टार्ट होने वाला होता है। स्पॉट बॉय सभी लोगों को बोल रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्पाई ड्रामा था ना वो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो इसी वजह से सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले लो। ये शो ऑन एयर होने वाला है तो प्लीज ध्यान रखना कि कोई भी कोई गलती ना करे। साइड में हम देखते हैं स्पाई ड्रामा के 2 साइड एक्टर्स को। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है, सच में हम लोग को ना बहुत जगह पे काम मिला है। नॉर्मली हम लोग को एक दिन की शूट का ना 500 युवान नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे शूट करने का 500 युवान मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे खाना और बाकी सब कुछ ना एकदम फ्री है। देखो ना, इसी वजह से यहाँ पे हमारी तरह किसी साइड एक्टर्स आ रखे हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे कितनी खूबसूरत लड़कियां है ना, अगर यहाँ पे आने के लिए कोई मेरे को पे नहीं भी करता ना तो भी मैं पे खुशी खुशी आ जाता। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अर्थ पे हेवन कहाँ पे है तो मैं इस जगह का नाम लूंगा। इतनी ब्यूटीफुल लड़के इस जगह पे कहाँ देखने को मिलती है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के सेट पे ही हो सकता है। तभी उनके सामने से 2 बंदे जो कि प्रॉप्स लेके जा रहे होते, उनके हाथों से प्रॉप गिर जाता है। सामने पड़े गन्स और बॉम्ब्स को देखते हुए साइड एक्टर्स बोल रहे होते, ब्रदर तो कुछ ज्यादा ही रियल है, हमने आज से पहले कभी भी ना इतने रियलिस्टिक प्रॉप्स नहीं देखे। लगता है कि खास तौर पे स्पाई ड्रामा के ऊपर ना बहुत ही खर्चा किया गया है। डार्क वेब का बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये प्रॉप्स ही है, वो स्पाई ड्रामा होने वाला है ना, इसी वजह से इन प्रॉप्स को मंगाया गया है। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है, चलो तो काफी अच्छी बात है, किसी को बिना पे पता नहीं चला, वरना हम लोग पक्का से फंस जाते। उनको जाते हुए देखे साइड एक्टर बोल रहा होता है, कितने कमाल के प्रॉप्स थे ना। जब आपके पास में प्रोडक्शन में काफी सारा पैसा होता है ना तो यही होता है, आप हर एक चीज ना बिल्कुल परफेक्ट कराते हो। और वैसे भी जो हमसे साइड एक्टर को काम करने के लिए 1 घंटे का 500 युवान दे सकता है, वो प्रॉप्स के पे तो खर्चा करेगा ही ना। फिर साइड में जाने के बाद में डार्क वेब का बंदा रिपोर्ट करता है, कमांडर डूम्सडे, जैसा कि आपने कहा था आपके कमांड में जितने भी एजेंट्स थे ना वो सारे के सारे फिल्म सिटी आ चुके हैं। हम 156 एजेंट्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, और आपके आगे के इंस्ट्रक्शन का ना हम सभी लोगों को इंतजार है। जैसा आप कहेंगे हम आगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तभी डूम्सडे बोलती है, अभी वेट करो, हमारा टारगेट टोनी स्टार्क नहीं बल्कि ईस्टर्न सेज है। जब ये ड्रामा स्टार्ट होगा ना तो हम बीच में ईस्टर्न सेज के ऊपर अटैक करेंगे। सभी को बोल देना कि सभी लोग तैयार हो जाए। हम लोगों को ऐसे एंगल से गोले चलानी है ना कि ईस्टर्न सेज बची ना पाए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बाचन को, जो कि फिल्म सिटी आ गया होता है। ड्राइवर बोल रहा होता है, ईस्टर्न सेज ये फिल्म सिटी है जहाँ पे आपका डिसाइबल मिस्टर टोनी स्टार्क है। फिलहाल अपने स्टूडियो के अंदर ना वो एक शो को शूट कर रहे हैं,
अगर आप कहो तो मैं आपको मिस्टर स्टार्क के पास में लेके चला जाऊँ या फिर कॉल करके उनके किसी बंदे को यहाँ पे बुला दूँ। बाईचेन बोल रहा होता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, तो मुझे यहाँ तक लेके आ गए, इतना ही काफी था। बाकी तो मैं इतना केबल हूँ कि अपने डिसाइपल को ना सेंस करके उसके पास तक पहुँच जाऊँ। फिर जो बाईचेन होता है वो फिल्म सिटी में एंटर कर जाता है। वहीं उसको देखते हुए डार्क वेब का बंदा बोल रहा होता है सभी लोग मेरी बात को गौर सुनो, ईस्टर्न सेज अभी अभी फिल्म सिटी में एंटर करा है। अभी वो मेरे सामने वो मेकअप रूम की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे टोनी स्टार्क है। डूम्सडे बोल रही होती है अभी तुम लोगों में से ना किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी ऐसी मूवमेंट मत करना जिसकी वजह से ईस्टर्न सेज को तुम लोग के ऊपर शक हो जाए, या फिर अपने मन के अंदर ना उसको मारने का ख्याल भी लेके मत आना। उसने अपने जीन के 3rd लेवल को अनलॉक कर रखा है, वो तुम्हारी फीलिंग्स तक को महसूस कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था हम उसके ऊपर तभी अटैक करेंगे जब मैं कहूंगी। तब तक के लिए तुम सभी लोग ऐसे एक्टिंग करो जैसे कि तुम सभी लोग ना नॉर्मली फिल्म सिटी के अंदर काम करने वाले लोग हो। फिर जो स्पाई ड्रामा होता है वो स्टार्ट हो गया होता है और वैनक्यू ने भी अपने गन को उठा लिया होता है और अपनी पोजीशन में बैठ गई होती है। वैनक्यू बोल रही होती है सभी लोग अपने स्नाइपर्स को लेके तैयार हो जाओ, गोली चलाते वक्त विंड डायरेक्शन का ना सही तरीके से ख्याल रखना। स्टैनली बोल रहा होता है गॉडफादर आपको पता है हम लोग को इस शो से ना बहुत ही कमाल के टैलेंट्स मिले हैं, और अगर हम उन सारे टैलेंट्स की बात करें ना तो उसमें नी वैनक्यू नंबर 1 पे आएगी। अभी वो इंटरनेट पे ट्रेंड भी कर रही है और वो फैंस की फेवरेट बन रखी है। आपको पता है उसका जो काम है वो इतना नीट एंड क्लियर है कि उसका जो स्पाई ड्रामा है वो बहुत ही तरीके से काम कर रहा है। सारे ड्रामाज में जो स्पाई ड्रामा होता है ना उसको सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको एक्टिंग के साथ में एक्शन भी करना पड़ता है। पर वैनक्यू तो यहाँ पे ऐसे ऐड करे जैसे कि वो प्रोफेशनल स्पाई असैसिन हो। आपको पता है वो कुछ बातें तो ऐसे ही बोल रही है जो कि स्क्रिप्ट में लिखी हुई भी नहीं थी, लेकिन वो बात है ना सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो कहता हूँ कि शो के खत्म होने के साथ ही ना हम उसके साथ में कॉन्टेक्ट कर लेंगे। वो एक बॉर्न एक्टर है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है और वो काफी आगे जाएगी। आपका वैनक्यू के बारे में क्या सोचना है गॉडफादर? टोनी बोल रहा होता है हाँ ये तो बोलना पड़ेगा, वो बहुत ही प्रोफेशनल है। मैं भी उसके एड को देख रहा था और लोगों को ना काफी तरीके से कमांड कर रही थी। टोनी सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ पूरे सेट में मेरे को ही पता है ना कि एक्टिंग नहीं कर रही। अभी तक ये लड़की अपने प्लान को लेकर ना काफी तरीके से चल रही थी, पर आके अचानक से खुद को शो क्यों कर रही है? कहीं यार तो नहीं कि इसको मेरे को मारने में काफी टाइम लग चुका है, उसकी पेशेंस की लिमिट हो चुकी है, इसी वजह से अभी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पा रही और मेरे ऊपर फुल फ्लैश अटैक करने का सोच रही हो। ये जो स्पाई ड्रामा है ना ये असल में स्पाई ड्रामा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे इसी के लोग हैं। कुछ तो मेरे पास में भी खड़े तो क्या मेरे ऊपर अटैक करेंगे? वैसे मेरे को प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे मैं अकेला ही नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ में स्टैनली और बाकी सारे मासूम लोग भी है। मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर लूंगा लेकिन बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना भी ना मेरी प्रायोरिटी है। फिर साइड में आते हुए टोनी बोल रहा होता है सिस्टम में स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीड और एजिलिटी को स्ट्रेंथन करो। इन चारों एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए 50-50 पॉइंट का यूज करो। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने अपने एनहेंसमेंट में ना पूरे 200 पॉइंट खर्च किए हैं। क्या आप कंफर्म करते हैं कि आप एनहेंसमेंट के लिए इतने पॉइंट खर्च करने के लिए तैयार हो? टोनी बोल रहा होता है जो भी लगे लगा दो लेकिन मेरे को स्ट्रेंथन करो। फिर वहाँ पे टोनी की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। अपनी पावर को सेंस करते हुए टोनी बोल रहा होता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक जो मेरे पास में पावर थी ना वो सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को ही बचा पाता, पर अब मेरे पास में इतनी पावर आ चुकी है कि मैं अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकता हूँ। और वैसे भी अभी मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब का ही नहीं बल्कि डिवाइन डॉटर बचन का भी खतरा है। ईस्टर्न सेज का रूप लेके वो यहाँ पे इसी वजह से आया ताकि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। ऐसे में मैं खुद को वीक तो नहीं छोड़ सकता ना मरने के लिए। तभी हम देखते हैं सेट की बिल्डिंगों के ऊपर से कूदते कूदते बाइचन टोनी के पास में आ गया होता है। बाइचन को देखते हुए एक लड़की बोल रही होती है आखिर ये बंदा उड़ कैसे पा रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट मास्टर है क्या? तभी पास खड़ा बंदा बोल रहा होता है तुम्हें एक्टर और फिर ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे स्पाई ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा के अंदर जो स्पाई है ना उन सभी को एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को मारना है। पक्का से इस बंदे ने इसी वजह से एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट के ना कपड़े पहने होंगे। और हाँ ये उड़ नहीं रहा बल्कि वॉइस का यूज कर रहा है एक्टिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए। एक बात तो कहनी पड़ेगी यहाँ पे हर एक चीज इतनी रियलिस्टिक है ना कि लगी ना कि सब नकली है। एक बार के लिए किसी को भी शक हो जाए कि सच में ये बंदा उड़ रहा है। वहीं फिर डिवाइन डॉक्टर बचन होता है वो टोनी के पास में आ गया होता है। बाईचेंस सोच रहा होता है टोनी स्टार्क तूने सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं तुम्हें मास्टर का रूप लेके आऊंगा। तुम्हारा शौक चेहरा बता रहा ना कि तुमने मास्टर को देख के कितने शॉक्ड हो। अब तुम जल्दी अपने मास्टर को ग्रीट करने के लिए झुकोगे, अपने आप को बिल्कुल भी गार्ड नहीं करोगे कि तुम्हें अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। और उसी टाइम पे मेरी सोल डिस्ट्रॉइंग निडल तुम्हारे सर में घुसेगी। सबसे पहले वो तुम्हारे दिमाग को ब्लॉक करके तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज करेगी। फिर अगले 5 सेकंड तक तो बहुत ही खतरनाक दर्द को फील करोगे। ऐसा दर्द जिसके अंदर तुम्हारा मन करेगा कि तुम मर जाओ लेकिन तुम मर भी नहीं पाओगे। और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तुमको मौत मिल जाएगी। इससे पहले कि कोई भी रिएक्ट कर पाए मैं तुम्हें मार के भाग जाऊंगा। वही टोनी सोच रहा होता है बाचन तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी डिस्गाइज की टेक्निक बहुत ही कमाल की है, इसी वजह से तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे मेरे मास्टर बनके। पर बेवकूफ कह के तुम्हें क्या पता कि मेरा मास्टर मैं खुद ही हूँ। तुम अभी सोच रहे हो कि तुम मेरे को किस तरीके से मारने वाले हो, पर तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा प्लान तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है।
तभी स्टैनली बोल रहा होता है ठीक है एक्शन सीन को स्टार्ट करो। स्टैनली के बोलने के साथ ही जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ड्रामा की आर में वो लोग बच्चन के ऊपर रियल गोलियों को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। बाई चांस सोच रहा होते तो रियल स्नाइपर्स है, यहाँ पे तो एक्टिंग चल रही थी ना, तो फिर आके मेरे ऊपर रियल गोलियों को क्यों शूट किया जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे असिस्टेंट यहाँ तक मेरा पीछा कर रहे हो। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।